अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की। और क्या ख़ास है आज की इस वीडियो में, देखिए महा टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आए हुए करीब करीब 5 से 7 या करीब करीब एक हफ़्ता या एक हफ़्ते से ज़ायद जो तो हो चुका है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप के ऊपर सवालात करके या यूट्यूब के चैनल के ऊपर, इट मीन्स मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसके ऊपर जो तो कमेंट्स करके जो तो उनके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हैं वो जो तो वो पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह वही सवालात को लेकर मैं आप लोगों के सामने जो तो हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल की इसमें एक मैसेज जो तो टाइप कर लिया हो पूरा कि आज हम लोग कौन कौन से सवालात के ऊपर जो तो गौर व खौस करने वाले हैं। इंशाल्लाह इसी के ऊपर आप लोगों को जो तो पूरी मालूमात देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं सवाल आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं कि सवाल क्या है। इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक उसका स्पष्टीकरण आप लोगों को जो तो पूरी तफसील में देने की कोशिश मैं पूरा करूंगा। सवाल नंबर 1 है हम लोगों का कि महा टीईटी का लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा। इट मीन्स महा टीईटी के जो पेपर्स है वो कौन सी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन सवालात कौन सी ज़बान में जो तो पूछे जाएंगे, हमारा मीडियम क्या है और हमारी लैंग्वेजेस क्या है, इसके ऊपर हम लोग जो तो डिटेल में बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल है सीटीईटी और टीईटी दोनों में से कौन सा एग्जाम देना कंपलसरी है टेट के अकॉर्डिंग। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है टीईटी और सीटीईटी का कोर्ट केस क्या चल रहा है। इसके ऊपर भी बहुत सारी सरगर्मियां जो तो ग्रुप के ऊपर चल रही है और अंधाधुंध मैसेज जो तो शेयर हो रहे हैं। ठीक। सवाल नंबर 4 है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ओटीपी कैसा रहेगा या कैसे लाए। सवाल नंबर 5 है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट कौन सा रहेगा, यानी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट का जो तो किस तरीके से उसको जो तो इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएंगी। सवाल नंबर 6 है कि महा टीईटी में माजी सैनिक का क्या किरदार रहेगा। माजी सैनिक की एक पोस्ट, एक रिजर्वेशन कैटेगरी जो तो होती है, तो उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आप लोग को जो तो इंशाल्लाह मैं दूंगा। उसके बाद में सवाल नंबर 7 है 10वीं 12वीं उर्दू मीडियम से किए हैं और ग्रेजुएशन डीएड बीएड एमएड या पोस्ट ग्रेजुएशन मराठी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से किए हैं, तो अब हमारा कौन सा मीडियम कंसिडर किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि महा टीईटी में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है तो उसको किस तरीके से फिल करना है, उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो तो आप लोगों को डालनी है। ये सवालात है और इसी के ऊपर आज हम लोग जो है तो बहस करने वाले हैं, या इंशाल्लाह इसी के ऊपर इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं देने वाला हूँ। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब तक जो तो इसकी लिंक ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई क्यूरी या कोई सवाल या कोई परेशानी है तो इस चैट बॉक्स के ऑप्शन में आप लोग या वहाँ पर आप लोग आपका कमेंट जो तो डाल दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं उसको जो तो डील कर दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को मराठी, उर्दू और मैथ्स वगैरह या जितनी भी महा टीईटी के जो सब्जेक्ट्स है इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों को हाजिर करने की कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों का पूरा जो तो सिलेबस मैं कवर करवा सकूं। इंशाल्लाह मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि महा टीईटी का लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि साल 2013 में जब पहला टीईटी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से लेकर तो साल 2020 तक यहाँ पर जो सीटेट महा टीईटी के जो एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2013 से लेकर तो 2020 तक की, 20 के बाद की नहीं, 20 के पहले की। तो यहाँ तक के जो महा टीईटी के एग्जाम्स हुए और यहाँ तक के जो टीईटी के जो क्वेश्चन पेपर थे तो इसमें जो लैंग्वेजेस थी वो लैंग्वेजेस सिर्फ एक लैंग्वेज हुआ करती थी और वो लैंग्वेज हुआ करती थी जिस मीडियम से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो मीडियम से जो तो हुआ करती थी। लाइक दैट, अगर मैं उर्दू मीडियम से हूँ तो मेरा पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो उर्दू मीडियम में होगा या उर्दू लैंग्वेज में होगा, और जो लैंग्वेज सेकेंड मैं ले रहा हूँ उसके 30 क्वेश्चन जो तो सिर्फ दूसरी लैंग्वेजेस में जाएंगे। लेकिन साल 2020 का जो नोटिफिकेशन आया और साल 2021 में जो एग्जाम्स हुए या रिजल्ट जो 21 में आया तो उसका जो क्वेश्चन पेपर था, उसका क्वेश्चन पेपर मल्टी लैंग्वेज में था। इट मीन्स 2 लैंग्वेजेस में था। उसमें आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो लिया था, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में ही आपका क्वेश्चन पेपर जो तो दिया गया था।
तो यहाँ पर आपका जो सीटेट महाटेट का जो फॉर्म भरा जा रहा है या फिल हो रहा है, उसमें इस तरीके का कुछ पूछा नहीं गया है कि आप लोगों को लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपकी क्या रहेंगी, ये पूछा नहीं गया है। लेकिन उसमें 3 चीज़ें जो तो पूछी गई है। पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि आपका मीडियम कौन सा है। तो आप जो भी मीडियम डालें, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, संस्कृत, जो भी है वो लैंग्वेज मीडियम आप लोग जो तो डाल दें। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप लोगों ने जो चूज किया है, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पूरा पेपर उसी 2 लैंग्वेज में रहेगा। पेयरिंग जी तो किस तरीके से की गई है लैंग्वेजेस की, कि अगर आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैंग्वेज सेकंड है वो इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप मराठी मीडियम से हो तो लैंग्वेज फर्स्ट आप लोगों ने मराठी मीडियम लिया है, तो लैंग्वेज फर्स्ट आपका मराठी हो गया, तो लैंग्वेज सेकंड आप लोग का ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का पेपर सेकंड लैंग्वेज सेकंड आप लोगों की मराठी हो जाएंगी। इट मीन्स पेपर सिर्फ आप लोगों का 2 लैंग्वेज में आएगा। उर्दू वालों का अगर कहा जाए तो उर्दू और इंग्लिश, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अगर कहा जाए तो आप लोगों का लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और मराठी, या मराठी और इंग्लिश इस तरीके से आएगा। ये बात मैं आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज के ऊपर जो तो कह रहा हूँ। अभी के फॉर्म में ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है कि कौन से लैंग्वेज में हम लोगों का क्वेश्चन पेपर जो तो आएगा। लेकिन एक बात तो इसमें कंसिडर या एक बात तो इसमें कंफर्म है कि आप लोग जिस मीडियम से बिलोंग करते हो वही मीडियम में आप लोगों का पेपर आएगा। मल्टीपल चॉइस में हम लोगों का बेनिफिट ये हो सकता है कि हम लोगों को जो सेकेंड लैंग्वेज हम लोगों ने लिए है तो उसमें भी हम लोगों का क्वेश्चन पेपर जो तो आ जाए। लेकिन बेसिक बात हम लोगों ने ये सीखी कि उर्दू में हम लोगों का क्वेश्चन पेपर फाइनल रहेगा, मराठी मीडियम का मराठी में और इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में। लेकिन अगर सेकेंड लैंग्वेज में, जैसे कि लास्ट ईयर 2022-21 में जो पेपर हुआ था या 20 में जो पेपर हुआ था, लास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, सीटेट की महा टीएटी की, तो महा टीएटी का जो लास्ट पेपर हुआ था वो लास्ट पेपर में उसमें 2 लैंग्वेज का जो तो बताया गया था। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो तो अपनी तैयारी करें। आप लोग उर्दू में भी पढ़े और चाहे तो इंग्लिश में भी आप लोग जो तो स्टडी कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोग को यहीं से क्वेश्चन पेपर जो तो बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन जो तो क्या था, मैंने आप लोगों को उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो तो दे दिया हो। अगर आप लोग का और भी कोई डाउट है तो आप लोग सवाल इंशाल्लाह चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप लोग को जवाब मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी जो तो कर सकते हो, 9975349242 ये मेरा नंबर है। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर कीजिए, आप लोग को यहाँ पर भी इसका आंसर मिल जाएगा। खैर, अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूँ। अगला सवाल है हम लोगों का कि टीईटी और सीटीईटी दोनों में से कौन सा एग्जाम देना कंपलसरी। देखिए बहुत सारे, जिसे एक कहावत अगर कहा जाए कि नीम हकीम खतराए जा, एक कहावत है और इसका मानी आप लोगों को बखूबी मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर ये सवाल का जवाब जो तो दे देता हूँ कि टीईटी और सीटीईटी बहुत सारे कैंडिडेट जो तो या बहुत सारे लोग जो है तो ऐसी अफवाहें जो तो उड़ा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब सीटीईटी को कंसिडर नहीं किया जाएगा और जो सीटेट महा टीईटी का एग्जाम पास होगा वही जो तो टेट दे पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ताल्लुक से एक जीआर जो तो निकाला है। जीआर बहुत पहले ही निकाल चुके हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो मेरे पास में जीआर अवेलेबल है, या मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या मेरे को कॉल करके मैसेज करके आप लोग जीआर को हासिल कर सकते हो। उसमें सिंपल सी बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो तो ये बात कही है कि आप लोग अगर सीटीईटी एग्ज़ाम पास हो और महा टीईटी एग्ज़ाम अगर आप लोग पास हो तो दोनों में से आप लोग कोई एक एग्ज़ाम अगर पास हो तो आप लोगों को टेट के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। इट मीन्स हम लोगों ने आसान मानी वो मतलब जो तो क्या लिए कि टीईटी इज इक्वल टू सीटीईटी या सीटीईटी इज इक्वल टू महा टीईटी, ये फॉर्मूला है। तो आप लोग को ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम पास हो तो कंपलसरी आप लोगों को महा टीईटी का एग्जाम देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है तो आप लोग को महा टीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग आपके शौक के ऊपर अगर देना चाहे तो आप लोग दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एग्जाम आप लोग पास करके जो तो रख सकते हो, लेकिन कंपलसरी दोनों में से कोई एक ही एग्जाम जो तो आप लोगों का रहेगा। ठीक, तो इसके ऊपर भी मैंने पूरी रोशनी जो तो डाल दिया हो। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो तो डाला हूँ। टीईटी और सीटीईटी का कोर्ट केस जो तो क्या है। देखिए
मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में भी जो तो बात साफ कर दिया हूँ कि झारखंड और जो हरियाणा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने सीटीटी एग्जाम को जो तो इनवैलिड कहा है, और इन लोगों ने जो तो पहले उनके स्टेट की जो हाई कोर्ट थी वहाँ पर जो तो पिटिशन दायर किए थे, और वहाँ पर पिटिशन का जो रिजल्ट था तो वो उनके अपोज में लगा। तो अब ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में जो तो वहाँ के कैंडिडेट ने जो तो चैलेंज किया है, और अभी ये जो तो अंडर हियरिंग है, अभी इसका जो तो रिजल्ट आया नहीं है। खैर, इसका रिजल्ट क्या आता है वो तो हमारी न्यायपालिका ही जो तो डिसाइड करेंगी। लेकिन बात आप लोग को ये कहूँ कि अगर उसका रिजल्ट कुछ आता भी है तो शायद आप लोगों का उसका रिजल्ट हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर जो तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इसका इफेक्ट होगा जहाँ पर इसको गवर्नमेंट ने जो तो नॉट एलिजिबल कहा है, लेकिन हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इसको एलिजिबल कह रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो तो उसका जिसे हम लोग कहेंगे कि उसका बैड इफेक्ट जो तो यहाँ पर पड़ने के कोई चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर, फिर भी जो तो आगे देखा जाएगा क्या है। अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि महा टीएटी का जो आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो उसका OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड जो है तो आप लोगों के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर जो तो आ रहा है, ईमेल आईडी के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग को गाइज मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट सवाल पूछ के ये भी हैरान कर रहे हैं कि सर मोबाइल नंबर पर तो OTP आ रहा है लेकिन ईमेल आईडी पर नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो आप लोगों का जो कैप्चा है, कैप्चा के बाजू में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक टिप लिखी हुई जो तो आप लोग को दिखाई देंगी, और वो टिप ये है कि आप लोगों का OTP जो है वो ईमेल आईडी का भी और मोबाइल नंबर का भी OTP आप लोगों का सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो जो आप लोग को मोबाइल नंबर पर OTP आया है वही आप लोग ईमेल एड्रेस के OTP में भी आप लोग डाल दीजिए, आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा या आप लोग की जो स्टेप्स है वो आगे बढ़ जाएंगी। तो ये सवाल भी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। अगला सवाल है EWS रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट कौन सा रहेगा। इट मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ऐसे पूछे, जैसे कि आप लोग को सबसे पहले सीटेट के बाद अपने EWS बारे में जो तो आप लोग को ये बता दूं कि EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही ईयर के लिए जो तो वैलिड होता है, हर साल उसको जो तो रिन्यू जो तो करना पड़ता है। अब इसकी मियाद कब से कब तक होती है? इसकी मियाद होती है 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक होती है, यानी पूरा 1 साल जो तो ये वैलिड होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास में ओल्ड ईयर का सर्टिफिकेट है यानी 23-24 का सर्टिफिकेट है, तो उसी बेसिस के ऊपर जो तो हम लोग इन्फॉर्मेशन के अंदर वो जो तो फॉर्म भर सकते क्या? इसका जवाब है गाइस, आप लोग फॉर्म उसके ऊपर नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग EWS सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे या महा टीईटी का फॉर्म भरते हुए आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को जब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना पड़ रहा है, और सर्टिफिकेट के नंबर के साथ साथ आप लोगों को डेट ऑफ इशू भी जो तो डालनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सिर्फ यही बात सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों का अगर EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसी के ऊपर आप लोग को जो तो EWS सर्टिफिकेट के ऊपर जो तो आप लोग अप्लाई करें। अगर नहीं है तो उसकी ट्रिक भी आप लोग को आगे बतला दूंगा। तो अगर आप लोग का बना है तो आप लोग करें, और अगर नहीं बना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि आप लोग उत्पन्न का दाखला जो तो बना लीजिए। उत्पन्न का मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद में तहसील में जो तो उसको ऑनलाइन आप लोग जो तो अप्लाई कर दीजिए। वो आप लोग को जो एजेंट वगैरह है वो हार्डली 1 या 2 दिन में जो तो आप लोग को वो इशू करके जो तो दे देंगे। उसके बाद में आप लोग आपके तहसील के जो सेतु विभाग है तो सेतु विभाग में जाइए, और सेतु विभाग में जाने के बाद में आप लोग जो तो वहाँ पर EWS सर्टिफिकेट के लिए जो तो जो अरीज़ा है उसको जो तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आप लोग किसी एजेंट के बारे में पास में ना जाए, क्योंकि एजेंट आप लोगों को करीब 1500, 1800, 2000, 3000, 4000 ऐसे जो तो मनमाने रेट के ऊपर जो तो आप लोगों को जो तो ठग लेंगे। तो एजेंट के पास में ना जाए, डायरेक्टली आपके तहसील विभाग के जो सेतु अभ्यास है या जिसे सेतु विभाग है तो सेतु विभाग में जाए और वहाँ पर डायरेक्टली अपना जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली वहाँ पर जो तो सबमिट करें। वो आप लोग को सबमिट करने के ऊपर एक रसीद जिसे हम लोग जो तो रिसिप्ट कहते हैं, तो वो रिसिप्ट आप लोग को जो तो वो इशू कर देगा, और वो रिसिप्ट की बेस के ऊपर आप लोग EWS सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर जो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को उसके ऊपर डेट ऑफ इशू भी आ जाएगा और सर्टिफिकेट नंबर वो आप लोग की जो रसीद का है वो आप लोग डालेंगे, तो एक आपके पास में प्रूफ होगा कि हम लोगों ने EWS सर्टिफिकेट का जो तो सारी चीज़ें वैलिड की है। अब मैं आप लोग को ये कहूँगा कि आप लोग के माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि आप लोग कहेंगे कि सर पहले और अब के बारे में जो तो क्या फ़र्क हो गया। तो गाइज याद रख लीजिए कि महा टीईटी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें एक टर्म्स और कंडीशन ये बात कही गई थी कि आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त कहीं पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी नहीं करना है, लेकिन आप अगर महा टीईटी पास हो जाते हो
तो शिक्षण अधिकारी और गट शिक्षण अधिकारी के पास में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन को जो तो क्रॉस चेक किया जाएगा, एक एक चीज़ को बारीक बीनी से चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का सर्टिफिकेट जो तो आप लोगों को जो तो हैंड ओवर किया जाएगा। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चूक मिलती है, गलती मिलती है या मिसमैच होता है या इन्फॉर्मेशन जो है तो आप लोगों की कुछ गलत साबित होती है तो आप लोगों का सर्टिफिकेट जो तो रद्द कर दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट रद्द करने के साथ साथ मे भी पॉसिबल कि आप लोगों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है अकॉर्डिंग टू रूल्स वो भी जो तो हो सकती है। तो इसीलिए मैंने जो आप लोग को तरीका बताया हो, आप लोग अगर वो पैटर्न से जाएंगे तो आप लोग का EWS सर्टिफिकेट भी आप लोगों का वैलिड जो तो हो जाएगा बहुत कम वक्त में। इंशाल्लाह आप लोग जो तो उसको बआसानी जो तो बनवा लोगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूँ, सवाल नंबर 6 कि महा TAT में माजी सैनिक कैंडिडेट जो तो कैसे फिल करें। माजी सैनिक की जो तो एक कास्ट के तौर पे या रिजर्वेशन में जो तो उसको जो तो लिया जाता है, लेकिन उसमें अब 2 चीज़ें दी गई है। माजी सैनिक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो माजी सैनिक में आप लोग को 2 चीज़ें दी जा रही है। माजी सैनिक में एक कहा गया है आप लोगों का कि ऐसे माजी सैनिक जो डायरेक्टली स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब होता है मुजाहिदे आज़ादी, जिन्होंने हमारी आज़ादी के वक्त में हिस्सा लिया था। अगर आप उसकी संतान हो तो आप लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके जो आबा व अजदाद है अगर माजी सैनिक में रहते हुए अगर वो जो तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इट मीन्स अगर वो शहीद हुए हैं, तब आप लोगों को माजी सैनिक का जो तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आप माजी सैनिक की औलाद हो, संतान हो और वो ऑन जॉब रहते हुए जो तो रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप लोगों को माजी सैनिक का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन दी गई है। एक, अगर आप फ्रीडम फाइटर है और वो है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, ऑन जॉब रहते हुए अगर शहीद हुए हैं तो आप लोग को माजी सैनिक का जो बेनिफिट है वो आप लोग को जो तो मिलेगा। अगला सवाल, 10वीं 12वीं का जो मीडियम है और D.Ed 10वीं 12वीं उर्दू मीडियम से है, 10वीं 12वीं के बाद में D.Ed B.Ed ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed M.Ed वगैरह आप लोग का सब इंग्लिश या मराठी मीडियम में हुआ है। तो हमारा मीडियम कौन सा, आप लोग को बता दूं, टेट 2022 का जो अभी हुआ, जो भर्ती चल रही है, इसमें आप लोगों का जो 10th का मीडियम है, 12th का मीडियम है, उसी को आप लोग का जो तो कंसिडर किया गया है। तो गाइज आप लोगों ने अगर 10th और 12th अगर आप लोगों ने उर्दू मीडियम से किया है और आगे का एजुकेशन आप लोगों ने किसी दूसरे मीडियम में किया है, तब भी आप लोगों को उर्दू मीडियम में ही कंसिडर किया जाएगा। तो आप लोग उर्दू मीडियम से ही फॉर्म भरें और उर्दू मीडियम से ही फॉर्म भरने के बाद में आप लोग उर्दू लैंग्वेज को ही लें, क्योंकि आप लोगों का जो क्राइटेरियाज है या आप लोगों का जो बेस है वो उर्दू मीडियम में जो तो कंसिडर किया जाएगा। तो आप लोग उर्दू मीडियम को ही लेकर आगे बढ़े। आखिरी सवाल है यहाँ पर, महा TAT में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कैसा रहेगा या कैसे जो तो उसका होना चाहिए। ठीक, मैं एक सवाल जो तो भूल गया हूँ, आखिरी के ऊपर जो तो उसको डाल दूंगा कि TAT और CTET का जो तो कोर्ट केस क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर महा TAT में जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इंशाल्लाह उसकी प्रिंट आप लोगों को जो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी करके उसका PDF बनाकर जो तो आप लोग उसको फिल कर सकते हो। साथ ही साथ उसके ऊपर आप लोगों का लास्ट में नाम लिखना है। नाम लिखने के साथ साथ आप लोगों को उसके ऊपर आप लोग का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो तो लगाना है और थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद में फिर वापस से वहाँ पर डेट और डेट के साथ आप लोगों को वहाँ पर साइन आप लोग की जो तो करनी रहेंगी। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल किया हूँ मैं खुद बतौर कैंडिडेट इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन सारी के सारी सही है और मैं इसका खुद जिम्मेदार हूँ। अगर कोई मिसमैच, कोई गलती, कोई खामी अगर रही हो तो इसका पूरा पूरा जिम्मेदारी का क्रेडिट मेरा रहेगा। ये जो तो उसका जो तो होता है। आइए आखिरी सवाल के ऊपर, जो मेरा तीसरा सवाल जो छूट गया था कि TAT और CTET का जो तो कोर्ट केस क्या है। तो TAT और CTET का कोर्ट केस जो तो वही है जो मैंने आप लोग को इसके पहले भी बताया कि महाराष्ट्र में और बिहार, झारखंड और हरियाणा में जो है तो CTET को जो तो इनवैलिड कहा है और उसी के ऊपर जो तो सुप्रीम कोर्ट में जो तो उसका केस चला। शायद मैंने इसका क्वेश्चन का रोशनी जो तो डाल दिया हूँ।
इसके पहले मैं भूल गया कि मैंने क्वेश्चन को डील किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देता हूँ कि कोर्ट केस जो तो उसके ऊपर हुआ है और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जो तो उसको अपोज करके उनके अपोज में जो तो उसका केस का डिसीजन जो तो लगा है, तो कैंडिडेट ने जो तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो तो उसको केस को चैलेंज किया है। इंशाल्लाह जब भी उसका केस का रिजल्ट आएगा तब भी ऐसा ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने जो तो लेकर हाजिर होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर ले। इंशाल्लाह अब अगले वीडियो से मैं आप लोगों को स्टडी के जो वीडियोस है वो इंशाल्लाह स्टार्ट जो तो मैं करने वाला हूँ। मराठी ग्रामर, उर्दू के जो शायरों और मुसन्निफ़ों का तारुफ है, मराठी के जो साहित्यकार है उनका जो तो तारुफ वगैरह, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि साइकोलॉजी को भी जो तो टारगेट करूँ, मैथ साइंस को भी जो तो करूँ, ईवीएस को भी करूँ। टाइम वक्त बहुत कम है, स्कूल की भी मसरूफियत होती है और सारी चीज़ों को जो तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो तो ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। इंशाल्लाह जितना वक्त मिलेगा मेरा मसरूफियत फुर्सत का, वो आप लोगों की खिदमत में जो तो पूरी लगाने की मैं कोशिश करूँगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।